So now we will understand what is degree of freedom. देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है द नंबर ऑफ वेज a particle can exhibit energy, can dissipate energy, can move. सिंपल भाषा में कैन मूव, बहुत इसको डीप ना समझते हुए। तो अगर मैं स्टार्ट करूं एक सिंगल एटम से, तो ये कहाँ कहाँ मूव कर सकता है? ये इधर भी जा सकता है, ये ऊपर भी जा सकता है, और ये जेड में भी जा सकता है। तीन दिशाएं हो गई। अब कोई पूछेगा सर ये गोल भी तो घूम सकता है? पृथ्वी की तरह बिल्कुल घूम सकता है, पर इसका जो गोल घूमेगा तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज वेरी स्मॉल। व्हाई? बिकॉज द रेडियस इज वेरी स्मॉल। रेडियस बहुत छोटा होता है, 10⁻⁻15। आइटम है तो 10 मान लो, अब तुम उसका स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁻20 हो जाएगा। तो इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल एनर्जी। So we are considering it's negligible as compared to the linear energy that can exhibit linear motion में half mv square. So we see that the degree of freedom is 3. That is the degree of freedom. However, अगर हम बात करें एक डायटोमिक मॉलिक्यूल की ऐसा, तो now it can rotate here about the y-axis, it can rotate about the z-axis, but similar problem will come when it rotates about the x-axis. Again वो rotation में ये वाला radius atom का use हो जाएगा। तो about the x-axis rotation हम मानते नहीं हैं, and obviously it can move linearly just like before it can move. डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सी आ गई इसमें? ट्रांसलेटरी आ गई, लिनियर मोशन। सो 3 तो ट्रांसलेटरी हैं, लिनियर मोशन, और 2 रोटेशनल हैं। सो वी हैव 3 + 2, that is 5 degree of freedom. Now we have a polyatomic molecule like ammonia, like we have like this. कोई भी polyatomic molecule होगा तो आप देख सकते हैं कि उसका एक कंसिडरेबल रेडियस होगा इसके अबाउट, एक कंसिडरेबल रेडियस इसके अबाउट भी है, और एक कंसिडरेबल रेडियस इस एक्सिस के अबाउट भी है। इन दैट केस वी हैव 3 ट्रांसलेटरी एंड 3 रोटेशनल. So we have around 6 degree of freedom. Now we also have one vibrational degree of freedom that comes into play in high temperature regions, high temperature cases. कैसे कि अगर कोई मॉलिक्यूल है और उसमें आपको रिजिड नॉन रिजिड दिया होगा, अगर रिजिड है तो उसमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं आ सकती। रिजिड में नो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और नॉन रिजिड में हो सकती हैं। यस, सो अगर नॉन रिजिड होगा तो ये मॉलिक्यूल एक्सपैंड और कंप्रेस भी हो सकता है, बॉन्ड उसकी खिंच भी सकती है, दब भी सकती है। और ऐसे में प्रति 2 एटम के जोड़े पर आपके पास 2 डिग्री फ्रीडम आ जाती हैं। सो ओनली इन केस ऑफ वाइब्रेशनल वी ऐड द 2 एंड वी गेट 7 डिग्री फ्रीडम इन केस ऑफ डायटोमिक. दिस इज द केस, इट्स अ वेरी लेस चांसेस ऑफ कमिंग इन एग्जाम्स. नॉर्मली हम वाइब्रेशनल डिग्री फ्रीडम की बात नहीं करते हैं, पर एक आइडिया होना चाहिए कि पर पेयर ऑफ मॉलिक्यूल वी हैव, पेयर ऑफ एटम्स वी हैव 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एडेड. So that is all about degree of freedom. Now अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, कि उसका क्या रिलेशन है डिग्री ऑफ फ्रीडम से. सो वहां पे इंपॉर्टेंट केस आता है, लॉ आता है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. पार्टीशन ऑफ एनर्जी ये क्या कहता है? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये कहता है फॉर एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 kT. और ये बात जो कर रहा है वन मॉलिक्यूल या एक एटम की बात कर रहा है. अगर हम बात करते हैं एटम की बात कर रहे हैं, क्योंकि एटम बढ़ जाते हैं तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाएगी. जैसे देखा हमने, एटम 2 हो गए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगी. और यहाँ एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 1/2 kT आता है आंसर. तो अगर हम बोलें कि मोनोटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 3 है. तो काइनेटिक एनर्जी एक उसी मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल की
3/2 kBT हो जाएगा। अगर डायटोमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है। नॉर्मल केसेस में हम 7 भी ले सकते हैं अगर नॉन रिजिड है तो 5/2 kBT आंसर हो जाएगा। और अगर पॉलीएटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होती है, नॉन कंसिडरिंग दी वाइब्रेशनल, सो वी हैव 6/2 kT, दैट इज 3 kT। नाउ तो एक सिंगल मॉलिक्यूल के बारे में बोला गया। तो अगर हम फॉर एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी F/2 kT। ये लेकिन एक मॉलिक्यूल की है, वन मॉलिक्यूल। So if I now increase the number of molecules, let number of molecule be n, तब काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी NF/kT डिवाइड बाय 2, क्योंकि पहले 1 के लिए था तो 1 था और अब कैपिटल N है तो n मल्टीप्लाई कर दिया। सो वी कैन ऑल्सो राइट NF/kT/2 में हम k को लिख सकते हैं R/Na, जैसे कि हमने बताया था पहले, k होता है R/Na। सो अनदर फॉर्मूला विच वी कैन गेट इज NF/R डिवाइड बाय Na T/2। नाउ व्हाट इज n/Na? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। सो वी हैव NF/RT/2। इसको आप ऐसे रख सकते हैं नफरत अपॉन 2, इस फॉर्मूले से रख सकते हैं नफरत अपॉन 2 से। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने निकाल लिया NF/RT/2। और अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा जो कि टेम्परेचर चेंज पर डिपेंड करेगा, तो NFR डेल्टा T/2। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला आ गया। अब हमने काइनेटिक एनर्जी पहले भी निकाला था, कितना आया था 3/2 nRT, है ना। और अभी कितना आ रहा है F nRT/2, या कह सकते हैं n/2 है nRT। नो कंपेरिजन देखिए जरा, यहाँ पे F क्या आ रहा है, यहाँ पे F3 आ रहा है ना। तो हमने स्टार्ट भी तो एक सिंगल एटम से किया था, आर्गन से, तो 3 आया भी। लेकिन अब हम कोई भी गैस ले सकते हैं और उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, ये तो हमने कर ही लिया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आ गया है विच इज NFR/T/2 एंड डेल्टा K विल बी NFR डेल्टा T/2। Now using this we will go to very important segment called specific heats। स्पेसिफिक हीट्स, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हम जरा हीटिंग करते हैं गैस की। मान लीजिए हमारे पास पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है और इसमें हम गैस को हीट कर रहे हैं, पर हमने स्टॉपर लगा दिए जिससे कि पिस्टन मूव नहीं कर सकता। तो हीटिंग जो होगी वो होगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मान लीजिए हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो हीट करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम तो बढ़ नहीं सकता। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वी हैव जो हीट दी हमने, that is actually used up in two things, increasing the temperature which is the energy of the gas। जैसे कि हमने हम काइनेटिक थ्योरी गैसेस में कुछ assumptions लेते हैं कि जो गैस की टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी ऑफ गैस विल बी कंसिडर्ड ओनली काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल हम नहीं मानते क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होते हैं, तो उनके आपस में कोई इंट्रैक्शन हम नहीं मानते। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी आपस के फोर्स की वजह से होती है। वी नो डैट F इज इक्वल्स टू माइनस का FdR। फोर्स हम मान नहीं रहे तो U होगा नहीं। सो वी कंसिडर टोटल एनर्जी ऑफ द गैस इज ओनली काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज एक्चुअली टेम्परेचर डिपेंडेंट, और वो यहाँ दिखेगा उस फॉर्म में, बाद में देखते हैं। और ये W है। तो व्हेन आई एम हीटिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीटिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अभी ये चल रहा है, what we see that work done will be 0 because work done होता है pressure into dV, and dV हमने 0 ले लिया है। तो ऐसे में heating at constant volume becomes delta U, और constant volume पे heat करेंगे तो क्या लिखते हो, NCV delta T। So I want to highlight this fact that delta U का कोई connection नहीं है constant volume से, constant volume का relation heating से है। ये बाई चांस की बात है कि फॉर्मूला डेरिवेशन जब किया हमने डेल्टा यू का, वो NCV/dt आ गया। सो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो डेल्टा यू हो जाएगा NCP/ΔT, नहीं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में क्यू होगा NCP/ΔT। डेल्टा यू अब हमेशा के लिए फिक्स हो गया, ये उसका आंसर है।
So formula for delta U have come, that is NCV delta T. Note delta U has nothing to do with कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. कैसी प्रोसेस हो, डेल्टा यू का फॉर्मूला एक ही होता है, एनसीवी डेल्टा टी, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. ना यहाँ बस फॉर्मूला आ गया डेल्टा यू. आप देख सकते हैं कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट. देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज या जितनी भी हमने फिजिक्स पढ़ी है उन सब में जो काइनेटिक एनर्जी जो मूवेबल एनर्जी है, मूविंग एनर्जी होती है ड्यू टू इट्स मोशन, उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं. पर थर्मोडायनेमिक्स में ये नाम बदल जाता है. बात वही है, बस नाम बदल जाता है. नाम उसका हो जाता है इंटरनल एनर्जी. सो वी कैन ऑल्सो राइट काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी इन थर्मोडायनेमिक्स. Thermo. That means we can equate the two. On equating the two, we get क्या मिला हमें, NCV delta T is equals to NFR delta T. मैं वाला ले रहा हूँ चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी वाला by 2. So you can see that CV की वैल्यू आ गई FR by 2. वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें CV निकालना आना चाहिए. Now let's again heat the gas at constant pressure. Let's see what happens. तो अगर मैं गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करता हूँ तो क्या होता है, उससे में मैं इस पिस्टन को मूविंग अलाउ कर दूंगा ताकि हमेशा प्रेशर कांस्टेंट रहे, अंदर बाहर बैलेंस होता रहेगा. ऐसे में आपने जो हीट दी वो सिर्फ तापमान नहीं बढ़ाएगी, वो कुछ काम भी करेगी. और अगर आपको उतना ही टेम्परेचर बढ़ाना है तो आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी. इसीलिए बोलते भी हैं कि QP इज ग्रेटर देन QV. वजह क्या है, क्या आपको ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, इसलिए. सो हम इसको बोल सकते हैं NCV डेल्टा टी, इसको बोल चुके NCV डेल्टा टी, और इसको वर्क डन. और वर्क डन को हम लिखते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिख रहे हो तो PdV. ये भी आप DT कर सकते हो, ये भी DT कर सकते हो डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो, ठीक है. तो वर्क डन होता है PdV. सो NCP माइनस CV dt is equals to, now if PV equals to nRT, then differentiating we get PdV equals to nR delta T because pressure is constant. So we have not differentiated pressure, that is nR delta T. अगर मैं n delta T हटाऊं तो बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मेरे पास आता है, that is R. So Cp minus CV is R, very important, and it's called Mayer's relation, extremely important. And we know that Cp is CV plus R, और CV क्या निकल के आता है, FR by 2 plus R. So we have R 1 plus F by 2, that is CP. एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो भी CV की वैल्यू होगी उसमें R जोड़ देना है. तो हम चार्ट बनाओ तो अगर मैं एटॉमिसिटी की बात करूं तो एटॉमिसिटी दैट इज मोनोएटॉमिक डाया पॉली, और उनके सामने मैं उनका CV की वैल्यू लिखूँ CV और फिर लिखूँगा CP. बहुत आसानी से मैं याद रखता हूँ कि CV था हमारा FR by 2. मोनोटॉमिक में आप चाहे कॉलम में जोड़ सकते हैं F का. डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, डाया में 3 है, सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, सॉरी 3 है मोनोटॉमिक में, डायमीटर 5 है, और डायटॉमिक में, पॉलीटॉमिक में 6 है. सो अगर रखूँ मैं 3R by 2 हो जाएगा, और इसको 1.5R भी बोल सकते हैं. तो ये हो जाएगा एक ज़्यादा 2.5R. ऐसे ये 2.5R हो जाएगा तो इसको बोलेंगे 3R. ये 3R हो जाएगा तो इसे बोलेंगे 4R. ठीक है. सो अकॉर्डिंगली यू कैन यूज द वैल्यूज ऑफ CP CV इन द क्वेश्चंस व्हेन यू आर सॉल्विंग. बट ये इस तरह से निकलता है. तो CP इज ग्रेटर देन CV बाय हाउ मच, बाय R. तो अगर CV आ जाए तो CV में R जोड़ के आप निकाल सकते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गॉट दिस. नाउ लेट्स गो ऑन टू नेक्स्ट सेगमेंट. Next segment ये है mixing the gases. If we are mixing the gases, तो हम 2 गैसेस का एग्जाम्पल ले सकते हैं, फिर वो सब 10 गैसेस 20 गैसेस अन्य नंबर ऑफ गैसेस में लग जाएगा. सपोज आई हैव अ कंटेनर एंड आई हैव कनेक्टेड विद अनदर कंटेनर हैविंग डिफरेंट गैस. पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम F1 है,
ठीक है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स n है, n1 है, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम f2 है और नंबर ऑफ मोल्स भी n2 है। ना टेम्परेचर भी T1 है, टेम्परेचर भी T2 है, अलग अलग टेम्परेचर ले लेते हैं। सो हम मिक्स करेंगे तो क्या होगा, आई वांट टू फाइंड द फाइनल टेम्परेचर, फाइंड फाइनल टेम्परेचर आफ्टर मिक्सिंग, ये निकालना है। तो आप क्या करते हैं इसमें, वी यूज व्हाइल मिक्सिंग वी कंसिडर नो एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस। तो इंडिविजुअली जो एनर्जी थी क्या थी, N1 F1 नफरत अपन 2 था ना, T1/2, और ये क्या हो गया N2 F2 R T2 डिवाइड बाई 2। और जब मिक्स हो जाएंगी तो हम N1 प्लस N2 साथ में लिख सकते हैं, है ना। अब क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग है तो हमें एक्चुअली N1 F1 साथ में लिखना चाहिए, N1 F1 प्लस N2 F2, R कॉमन आ जाएगा और T एक फाइनल टेम्परेचर होगा डिवाइड बाई 2। सो 2 से 2 कैंसिल, R से R कैंसिल, सो वी गेट N1 F1 T1 प्लस N2 F2 T2 डिवाइड बाय N1 F1 प्लस N2 F2। सो व्हेन द एवरीथिंग इज डिफरेंट तब टाइप टी फाइनल पूछा जाएगा आपसे, और ये आपका फॉर्मूला बनेगा। इसको ऐसे रट सकते हो, टिफिन अपॉन फन, इस तरीके से आप रट सकते हो फाइनल फॉर्मूले को, फाइनल टेम्परेचर के फॉर्मूले को। लेट्स गो टू अदर सच फॉर्मूलेस, हाउ टू सॉल्व देम। If I want to find out the degree of freedom of the mixture, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सचर, तो हम कैसे कर सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्स, तो वही करना है N1 F1 R T1 प्लस N2 F2 R T2। इसमें क्या करेंगे भाई, हमें F इक्विवेलेंट चाहिए तो N1 T1 को साथ में लिखेंगे, N2 T2 डिवाइड बाय F इक्विवेलेंट R। सो R कैंसिल हो जाएगा, सो वी गेट N1 F1 T1 प्लस N2 F2 T2 होल डिवाइड बाय N1 T1 प्लस N2 T2, that is the F equivalent। तो in case in such questions temperature is given constant, दोनों साइड टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इक्वेशन रिड्यूसेस टू N1 F1 प्लस N2 F2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। Now a very important expression we have now, that is ratio of specific heats, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स। क्या होता है भाई रेशियो, CP/CV, इसको हम बोलते हैं गामा, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। तो अगर हम नोटिस करें कि CP था 1 प्लस F/2 इंटू आर और CV था FR/2, तो अगर हम सॉल्व करें तो वी गेट 2 प्लस F इंटू आर डिवाइड बाई 2 अपॉन F इंटू आर डिवाइड बाई 2, तो कैंसिल करो, सो आंसर आ गया 1 प्लस 2/F। क्या आंसर है, इसको गामा बोलते हैं। सो गामा का फॉर्मूला आ गया 1 प्लस 2/F, और यू कैन ऑल्सो राइट F इज इक्वल्स टू गामा माइनस 1/2, दैट इज 2 अपॉन गामा माइनस 1, ये भी हम बोल सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देख लीजिए, गामा माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज 1/F, तो F हो जाएगा 2 अपॉन गामा माइनस 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो द रिलेशन बिटवीन F एंड गामा। दिस इज मोर फेमस, मोर इजी टू रिमेंबर, you also remember this. Now another important formula is for CV mix, that is what is the specific capacity at constant volume for a mixture of 2 gases, 3 gases, 4 gases। ये सारे फॉर्मूले आप n नंबर ऑफ गैसेस तक खींच सकते हैं सिमिलरली। तो इसमें भी हम लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, दैट इज N1 CV1 T1 प्लस N2 CV2 T2। इंटरनल एनर्जी डज नॉट गेट डिसिपेटेड, एनर्जी लॉस नहीं होता, वही लॉजिक यूज कर रहे हैं। N1 प्लस N2 CV इक्विवेलेंट, ओके। और अगर आपका टेम्परेचर सेम नहीं है तो आप साथ में लिख लीजिए T1 और T2, तो आपका आ जाएगा N1 CV1 T1 प्लस N2 CV2 T2 डिवाइड बाय N1 T1 प्लस N2 T2, एंड दैट इज द फॉर्मूला फॉर CV इक्विवेलेंट इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो ऐसे में आ जाएगा N1 C1 प्लस N2 CV2 upon N1 plus N2. That is the formula for CV equivalent. Now we can also write another, to get another formula. See what we are writing. CV1 होता है F1 R/2 plus N2 F2
r/2 divided by n1 plus n2. So we can write in terms of f also if required, that is n1 r, you can take just r common और 2 बाहर ले सकते हैं. So we get n1 f1 plus n2 f2 divided by n1 plus f2. Sometimes this also is required, so you can write in form of this. डिग्री ऑफ फ्रीडम की फॉर्म में अगर इक्विवेलेंट सी निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बहुत है इसमें, लेकिन आपको जब क्वेश्चंस करोगे तो यूज़ करते करते याद हो जाते हैं. यू नो दैट CP by CV is equals to gamma, and we also know that गामा होता है 1 plus 2 by f, है ना. मैं एक साथ लिख देता हूँ. सो यू कैन ऑल्सो राइट दैट CV इज इक्वल्स टू FR/2. ये भी हमने प्रूव किया था अभी, है ना. तो 3 चीज़ें हो गई हमारे पास जो लिखी हुई हैं. अब इसमें से देखिए हम गामा के फॉर्म में लिखने वाले हैं CV को. तो हाउ टू राइट, दैट इज ब्रिंगिंग f इन टर्म्स ऑफ गामा. अभी लिखा भी था हमने. सो गामा माइनस 1 इज 2 by f. सो वी कैन राइट f इज इक्वल्स टू 2 अपॉन गामा माइनस 1. यहाँ पुट कर सकते हैं. सो वी गेट CV इज इक्वल्स टू 2 r upon gamma minus 1 into 2. So the answer will be r upon gamma minus 1. And then we can write CP also, that is gamma CV. So gamma r upon gamma minus 1. Now if I apply this in the mixed formula, that is n1 CV1 plus n2 CV2 upon n1 plus n2 is equals to CV equivalent. So n1 तो ठीक है, और C1 क्या हो जाएगा, r अपॉन गामा माइनस 1, r अपॉन गामा माइनस 1. सिमिलरली n2 CV2 हो जाएगा r अपॉन गामा माइनस 1. दूसरी गैस के लिए गामा ये होगा -2 होगा -1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, दैट इज CV इक्विवेलेंट. नाउ you can take this to the right side. So we get n1 upon gamma 1 minus 1 plus n2 upon gamma 2 minus 1 and whole multiply by r. और ये आप यहाँ ले जा सकते हो, ठीक है. सो n1 प्लस n2 वहाँ ले जाओ. और CV इक्विवेलेंट क्या होगा, अगर CV हो सकता है कहाँ गया, हाँ, r अपॉन गामा माइनस 1. तो CV इक्विवेलेंट क्या होगा, r upon gamma equivalent minus 1, r upon gamma equivalent minus 1. So now you can see, you can remove the r, and finally you got the formula for gamma equivalent, that is n1 plus n2 upon gamma equivalent minus 1 is n1 upon gamma 1 minus 1 plus n2 upon gamma 2 minus 1. It's a very very important expression. बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पर बेस्ड.